हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी वर्ल्ड। आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, वाताक, वायु राशियाँ, ठीक है, आर्द्रता, तापमान, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम लोग उसी में आगे की ओर लगभग ये समापन की ओर बढ़ रहा है और उसी में हम लोग आज देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। ठीक, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या हैं? देखिए, अयनवर्ती क्षेत्रों में, अयनवर्ती क्षेत्र का मतलब 30 अंश उत्तर से 30 अंश दक्षिण के मध्य के अक्षांशीय वाले क्षेत्रों में उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये निम्न वायुदाब वाले अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र होते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है? वही निम्न वायुदाब वाले अभिसंचरण। देखिए, जैसे आपका ये क्या है, ग्लोब है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी 23.5 है उत्तर और 23.5 दक्षिण। ठीक, और अब 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण के ऊपर ये आपका 30 है और इधर आपका ये 30 है। ठीक है, अब इस 30 और इस 30 के बीच वाला क्षेत्र, ये वाला जो हिस्सा है, इसमें अगर कोई भी चक्रवात उत्पन्न होता है तो कौन सा चक्रवात होगा? आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अयनवर्ती क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर की जाती है कि आपका क्या है? अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र है। अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है? जैसे ये आपका कोई सर्किल है और ये आपका सेंटर है। ठीक है, अब इस सेंटर पर यदि बाहर से क्या हो, अंदर की ओर हवाएं आए, ये क्या होगा? अभिसरण होगा। यदि बाहर से कोई वस्तु क्या आती है अंदर की ओर, तो वो अभिसरण होता है। और यदि कोई वस्तु क्या हो, अंदर से बाहर की ओर जाने लगे, तो ये क्या होगा? अपसरण होगा। ठीक है, ठीक, अगर अंदर से बाहर की ओर जाएगी तो अपसरण होगा और बाहर से अंदर की ओर आएगी तो अभिसरण होगा। तो यहाँ पर कहा क्या गया है कि जो आपका चक्रवात है वो अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र है, वो भी क्या? निम्न वायुदाब। तो ये आपका सेंटर है, सेंटर में क्या है? लो प्रेशर है। ठीक है, और ये बाहर क्या है? ये वाला क्षेत्र क्या है? इसमें क्या है? हाई प्रेशर है। ठीक, अब इस हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से लो प्रेशर वाले क्षेत्र की ओर क्या करेंगी? हवाएं अभिसरित होंगी। ठीक, चारों ओर से हवाएं इस लो प्रेशर वाले क्षेत्र की ओर आएंगी। तो इसी को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। देखिए, कोई भी चक्रवात होगा उसमें जो भी स्थिति होगी वो क्या होगा? हमेशा बाहर से अंदर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी। ये चक्रवातों की विशेषता है। अब चक्रवातों के चलने की जो दिशा है उसको भी आप पहले पढ़ चुके हैं। चक्रवात क्या है? उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति में। और देखिए, अब यहाँ पर ये थोड़ा आपको अंदर से जब बाहर की ओर देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब बाहर से अंदर की ओर देखेंगे तो क्या है? क्लॉकवाइज दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे अगर बाहर से अंदर की ओर की बात की जाए, ठीक है, तो ये इस प्रकार गति करते हैं। ठीक, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में होगा और इस प्रकार की गति जो होगी वो आपकी दक्षिणी गोलार्ध में होगी। ठीक है, तो ये स्थितियाँ हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की। अब आगे देखते हैं, जिनका औसत व्यास क्या होता है? 640 किलोमीटर तक होता है। जो आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं इनका जो व्यास है, जैसे ये पूरा जो क्षेत्र है इसका जो पूरा एरिया है ये कितना है? लगभग 640 किलोमीटर तक का इनका क्षेत्र होता है। ठीक है, ये लंबाई पूरी जो है इनकी 640 किलोमीटर तक है। वायु संचरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल। ठीक है, हमने आपको अभी बताया घड़ी की सुइयों के विपरीत है, एंटी क्लॉकवाइज है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। तो जो हवाएं चल रही हैं वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती हैं। चक्रवात क्या होते हैं? अत्यधिक शक्तिशाली, विनाशकारी, खतरनाक तथा घातक क्या है? वायुमंडलीय तूफान होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर पावर भी है, इसके अंदर डिस्ट्रॉय करने की भी क्षमता है। ठीक है, ये क्या है? खतरनाक भी है और ये वायुमंडलीय क्या है? तूफान है। अब विश्व के विभिन्न भागों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग नामों से जाना जाता है।
ठीक है। जो आपका पूरा विश्व है, अगर पूरे विश्व को देखें तो क्या है, अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाए। जैसे क्या, उत्तरी अटलांटिक महासागर खासकर कैरेबियन सागर में तथा दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी प्रशांत महासागर खासकर चीन सागर के पास चीन के पूर्वी एवं दक्षिणी तटीय प्रदेशों तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में टाइफून के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश तथा भारत के पूर्वी तटीय प्रदेशों में चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बिली, जापान में टैफू और फिलीपींस में बैजियो या बाइगियो के नाम से जाना जाता है। अब इनकी विशेषता देखते हैं क्या है कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है इनकी विशेषता क्या है। देखिए नाम जो है भाई हर चीज़ को अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। जैसे आप अपने यहाँ ये देखिए किसी भी वस्तु को, ठीक है, कोई वस्तु है आपके यहाँ कुछ और बोला जा रहा है, 10 किलोमीटर दूरी पर जाएंगे उसको किसी और नाम से बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, बदल जाती हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर चक्रवातों के नाम की भी एक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता क्या है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आकार में पर्याप्त अंतर होता है। ठीक, इनका आकार जरूर नहीं एक जैसा हो, इनके आकार में अंतर पाया जाता है। सामान्य रूप से इनकी जो व्यास है 80 से 300 किलोमीटर तक होती है, जो सामान्य व्यास है इनका। ठीक, ये जो सर्किल वाला पूरा क्षेत्र है इनका, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये पूरा जो है सामान्यता ये क्या है 80 से 300 है। लेकिन कभी कभी क्या है ये इतने छोटे हो जाते हैं कि इनका व्यास 50 किलोमीटर से भी कम हो जाता है। दूसरी विशेषता क्या है, क्षीण चक्रवात। क्षीण का मतलब कमजोर, जो लगभग समाप्त। क्षीण चक्रवात 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जबकि हरिकेन 120 किलोमीटर से भी अधिक तेज चलते हैं। मतलब जो आपके चक्रवात हैं यदि वो क्या है कमजोर चक्रवात है तो उसकी जो गति होगी वो 32 किलोमीटर है। वहीं जो आपके तीव्र चक्रवात हैं उनकी गति क्या है 32 किलोमीटर से अधिक की ओर बढ़ती चली जाएगी। और जो आपका हरिकेन है उसकी गति लगभग 120 किलोमीटर। वहीं सुपर चक्रवात की जो गति है वो लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से चलते हैं। ठीक, अगली विशेषता क्या है, ये जो चक्रवात हैं सागरों के ऊपर तेज चलते हैं परंतु स्थलों पर पहुंचते पहुंचते क्षीण हो जाते हैं। ठीक, इसके पीछे कारण क्या है अभी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इसकी विशेषता देखिए विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक, तो क्या है सागरों के ऊपर तेज है और वहीं क्या है स्थलों पर ये क्षीण हो जा रहे हैं। ठीक, ये इसकी अगली विशेषता है। फिर आगे देखिए चक्रवात के केंद्र में वायुदाब क्या होता है बहुत कम होता है, कभी कभी या तो यह 650 मिलीबार से भी कम हो जाता है। समदाब रेखाएं किस प्रकार हैं, वृत्ताकार हैं। ध्यान दीजिएगा पूछा जाता है कि चक्रवात में पाई जाने वाली समदाब रेखाएं किस आकार में पाई जाती हैं। ठीक है, वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, अंडाकार। ठीक है, उसके बाद सरल रेखीय, तो ये आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आपके समदाब रेखाएं वो किसी वृत्ताकार होती हैं परंतु इनकी संख्या कम होती है। यही कारण है कि ये मानचित्र पर आसानी से परिलक्षित नहीं होती। संख्या कम होने का मतलब एक यहाँ है दूसरी यहाँ होगी, काफ़ी दूरी पर होंगी, इसलिए इनकी संख्या क्या हो जाती है कम हो जाती है। अगला देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात में प्रत्येक भाग में वर्षा होती है। ठीक, ये विशेषता है। जो आपका शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसमें केवल वर्षा उसके अग्रभागों में ही हो रही थी, जहाँ पर क्या था निम्बो स्टेटस बादल बन रहे थे, केवल उन्हीं क्षेत्रों में वर्षा हो रही थी। वहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवात जितने क्षेत्रों में होगा उस पूरे भाग में वर्षा होगी। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में आप पढ़े थे क्या शीत वाताक। ठीक है, उसके सबसे पहले क्या था उष्ण वाताग्र था, उष्ण वाताग्र के बाद उष्ण वाताग्रीय प्रदेश था, फिर उसके बाद उष्ण वृत्तांश था। देखिए उष्ण वृत्तांश में वर्षा नहीं होती थी। फिर आपका शीत वाताग्र था, शीत वाताग्र वाले में वर्षा होती थी। ठीक है, शीत वाताग्र में भी शीत वाताग्र वर्षा प्रदेश, ठीक है, वो उस वाले में से होती थी। फिर शीत वृत्तांश आता था उसमें वर्षा नहीं होती थी। इस प्रकार इसमें पूरे क्या था पूरे चक्रवात में वर्षा नहीं होती थी। वहीं आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसमें इसके पूरे भाग में वर्षा होगी। जितने क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपका होगा उस पूरे क्षेत्रों में ही वर्षा होगी। अगला क्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा की जो विभिन्न कोशिकाएं नहीं बनती हैं, अलग अलग कोशिकाएं नहीं बनेगी। जैसे उसमें क्या था अलग अलग कोशिकाएं बन रही थी, कहीं पर तेज वर्षा हो रही थी कहीं पर धीमी हो रही थी, वैसी संरचना यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई संरचना नहीं बनेगी। आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जो भ्रमण पथ है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जरूर नहीं है कि उसका जो भ्रमण पथ है एक ही हो, अलग अलग जैसे जैसे स्थान बदलते जाएंगे इसके जो पथ है वो बदलते जाएंगे। साधारण तौर पर ये क्या है व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में
मतलब जो आपकी व्यापारिक हवाएं हैं इस प्रकार चल रही हैं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार चल रही हैं। ठीक है, तो जो आपका स्थिति है, ठीक है, ये भाई स्थिति जो आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है पूर्व से पश्चिम की ओर जो व्यापारिक हवाएं चल रही है, साधारणतः ये क्या है, इसी के साथ चलते हैं। जो आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये साधारणतः क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। भूमध्य रेखा से 15 अंश अक्षांशों तक भ्रमण दिशा क्या है, पश्चिमी। ठीक, लेकिन 15 से 30 अंशों तक ध्रुवों की ओर हो जाती है। कहने का तात्पर्य है, देखिए ये आपका क्या है, ग्लोब है, भूमध्य रेखा है, ये 15 अंश है, यहाँ तक की जो दिशा होगी इस प्रकार होगी। लेकिन इस 15 से 30 के बीच की यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ पर इनकी दिशा ध्रुवों की ओर इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, और उसके आगे जब पुनः पश्चिम की ओर हो जाती है, जब फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से फिर इसकी दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम की ओर हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी क्या है, विशेषता है। भाई इनकी जो दिशा है वो दिशा क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाई जा रही है, परंतु ये उपोष्ण कटिबंध में प्रविष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही उष्ण कटिबंध पार होते हैं, ठीक, जैसे ही लगभग ये 35 से 40 अंश की रेखा पार करते हैं, वैसे ये क्या हो जाते हैं, ये समाप्त होने लगते हैं। अगली विशेषता देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वर्ष के निश्चित समय में ही, जो आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो वर्ष के निश्चित समय में ही आते हैं। खासकर इनका जो समय है ग्रीष्म काल में होता है। ठीक, और शीतकाल में ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में इनकी संख्या तथा प्रभावित क्षेत्र कम होते हैं। जितने मात्रा में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं उतनी मात्रा में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं आते हैं, और इनके जो प्रभाव क्षेत्र होते हैं वो कम होते हैं। क्यों? क्योंकि शीतोष्ण चक्रवातों का जो उत्पन्न होते हैं शीतोष्ण चक्रवात, वो आपके धरातलीय क्षेत्रों पर क्षीण नहीं होते हैं। ठीक है, उनकी उत्पत्ति धरातल पर भी हो सकती है, लेकिन जो आपका ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसकी उत्पत्ति धरातल पर नहीं होती है। इसकी उत्पत्ति हमेशा महासागरों में होती है, और जैसे ये महासागरों से महाद्वीपों की ओर आएगा ये क्षीण होता जाएगा। ठीक है, यही कारण है इसके जो क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र हैं ये कम हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा चक्रवात की स्थिति। ठीक है, चक्रवात क्या है, अब इसमें देखिए एक इसमें लिखा आई दिख रहा होगा आपको। ठीक, तो उष्ण कटिबंध में जो आपके उष्ण चक्रवात हैं, ठीक है, वो उन चक्रवातों का मध्य वाला क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हवा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का अभिसरण आदि नहीं होता है, पूरा शांत क्षेत्र होता है। इस शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है, चक्रवात की आँख या चक्षु कहा जाता है। ठीक, अब दूसरी स्थिति देखिए, ये आपका क्या है, समुद्र है। समुद्र से क्या है, तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, हवाएं आर्द्रता लेकर गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं। ठीक, ये ऊपर उठती हैं, ऊपर जाने पर यहाँ क्या है, वार्म एयर कूल्स हो रही है। वो जो आपकी क्या है गर्म हवा है वो ठंडी हो रही है, और ठंडी होने के बाद ये देखिए दोनों ओर को फ्लो हो रही है, आउट फ्लो हो रही है, दोनों तरफ ये फैल रही है। ठीक है, जब ये क्या है ठंडी हो रही है, गर्म हवाएं क्या कर रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, और ऊपर जाकर ये ठंडी हो रही हैं। ठीक है, और ठंडी होने के बाद गर्म हवा ऊपर गई, ऊपर जाकर ये ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद ये क्या हुई, दोनों चारों ओर को फैली, फैलने के बाद ये पुनः नीचे उतरती है। ठीक है, तो जब ये ऊपर से नीचे उतरेगी और ये नीचे से ऊपर जा रही है, दोनों में क्या होगा, घर्षण होगा। भाई एक ऊपर से ठंडी वायु नीचे आ रही है और नीचे से ठंडी गर्म वायु ऊपर जा रही है, जब दोनों हवाएं क्या होंगी, आपस में रगड़ेंगी, तो रगड़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पर तड़ित झंझा, ठीक है, यहाँ पर तड़ित झंझा उत्पन्न होगा, और तड़ित झंझा के साथ ही यहाँ पर क्या होगी, तीव्र बारिश होगी, और गरज होगी, चमक होगी, बिजली की चमक होगी, सारी चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न होगी और यहाँ पर वर्षा हो जाएगी। तो ये क्या है आपका सिंपली जो आपके चक्रवात की निर्माण प्रक्रिया, चक्रवात किस प्रकार चलते हैं, ठीक है, और उसमें हवाएं किस प्रकार गति करती हैं, तो ये आपको वही चीज़ें प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रकार। ठीक, तो तीव्रता के आधार पर जो है चक्रवातों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक, पहला क्या है, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ है। उष्णकटिबंधीय विक्षोभ किसे कहते हैं,
इसमें एक या दो घिरी समदाब रेखाएं होती हैं। हवाएं क्षीण गति से केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं तथा यह चक्रवात मंद गति से आगे बढ़ता है, परंतु उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सर्वाधिक व्यापक होता है एवं उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंधों को प्रभावित करता है। देखिए इसकी विशेषता हम आपको बताते हैं। समदाब रेखाएं क्या हैं, एक होंगी या दो होंगी, ठीक है। अर्थात इसकी विशेषता ये है काफ़ी दूर में विस्तृत होगा। समदाब रेखाएं एक या दो होने का मतलब है जो आपका दाब है वो काफ़ी दूर तक एक समान है, जो वायुदाब है काफ़ी दूर तक एक समान है इसके केंद्र भाग में, ठीक है। जैसे आपका सेंटर पॉइंट है तो यहाँ पर आपका लो प्रेशर है, ठीक, और इस पूरे बड़े क्षेत्र में एक समान है ये आपका हाई प्रेशर है। तो एक या दो समदाब रेखाएं आपको दिखी, ठीक है। और इसमें जो हवाएं होंगी ये मंद गति से हैं। क्यों मंद गति से हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रवणता जो होगी वो कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रवणता कम होगी, क्यों होगी? क्योंकि भाई लो प्रेशर हाई प्रेशर है तो, लेकिन ये प्रवणता कम है, ये हाई प्रेशर क्या है, एक समान काफ़ी दूरी तक बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इसकी जो प्रवणता है वो कम होगी। अगर ये लगातार बढ़ता होता है, यहीं पर एक और समदाब रेखा, ये और समदाब रेखाएं इस प्रकार बढ़ती जाती है, इसकी प्रवणता तीव्र हो जाती है, हवाएं तीव्र हो जाती, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर दाब प्रवणता कम है, कम प्रवणता के कारण हवाएं धीमी गति से आ रही हैं, ठीक है। अब आगे परंतु उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में क्या है, सर्वाधिक व्यापक होता है। व्यापक क्यों होता है? क्योंकि इसका जब आपकी दाब प्रवणता वो काफ़ी दूरी तक फैली हुई है, ठीक है। जब काफ़ी दूरी तक फैली हुई, सबसे दूरी तक फैलने वाला क्या है आपका उष्णकटिबंधीय विक्षोभ ही है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला प्रकार क्या है, उष्णकटिबंधीय अवदाब। एक से अधिक समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अवदाब कहते हैं। पहले वाले में क्या था भाई, ये आपका सेंटर हुआ, उसके बाद एक थी या ज़्यादा दो थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कई सारी समदाब रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। और जब कई सारी समदाब रेखाएं होने का मतलब क्या है, यहाँ पर दाब प्रवणता क्या है, अधिक है, ठीक है। दाब में परिवर्तन अधिक हो रहा है, वायुदाब प्रवणता जैसे जैसे आप केंद्र से बाहर की ओर जा रहे हैं वायुदाब बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अवदाब कहते हैं। इनके अंदर हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रवाहित होती हैं। इनकी दिशा तथा गति अनियमित होती है, ठीक है। इनकी जो दिशा है और गति वो अनियमित है, कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी बदल सकती है। इनका आविर्भाव क्या होता है, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण ICT आपको पहले बताया जा चुका है पहले के वीडियो में, ठीक है। उसमें आपको बताया गया, जब आपको वायुदाब पेटियां बताया जा रहा था उसमें आपको ICT बताया गया था, ठीक है। तो ICT के साथ कैसे वायुदाब पेटियों का खिसका होता है, के साथ होता है, ना कि व्यापारिक पवनों के साथ। कहने का तात्पर्य है, देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है, जो आपकी पवने हैं, ठीक है, पवनों के साथ कैसे इसकी स्थिति आ रही है भाई। ये आपकी भूमध्य रेखा ICT क्या है, जहाँ पर दो ओर से आकर ये अभिसरण क्षेत्र है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर लगभग ये हमेशा स्थिर होती है ICT, और जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा और दक्षिणायन होगा ये ICT की जो पेटी है ऊपर और नीचे खिसकती रहती है। और इसी पेटी के साथ ही क्या होता है, इसका आविर्भाव होता है। व्यापारिक पवनों से इसका कोई संबंध नहीं है कि व्यापारिक पवनों के साथ ही इसका आविर्भाव होगा, ठीक है। और ये चक्रवात जो हैं मुख्य रूप से भारत तथा ऑस्ट्रेलिया को गर्मियों में प्रभावित करते हैं। सामान्यतः देखिए भारत में जो आने वाले चक्रवात होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय अवदाब कहा जाता है, ठीक। जैसे वर्तमान समय में एक अभी चक्रवात आया था जिसे दाना नाम दिया गया है, ठीक है। तो दाना चक्रवात क्या है, आपका एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय अवदाब है, ठीक। अब देखते हैं अगला, उष्णकटिबंधीय तूफान। ये क्या होते हैं, न्यून वायुदाब के केंद्र होते हैं तथा समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं और हवाएं 40 से 120 किलोमीटर की गति से प्रभावित होती हैं। देखिए दाना जो है उसकी आपकी गति क्या है, तीव्र है, लेकिन सामान्यतः उसकी गति धीमी होती तो क्या होता, अवदाब होता, लेकिन तीव्र होने की वजह से उसे तूफान नाम दे दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, उष्णकटिबंधीय तूफान जो थे ये न्यून वायुदाब के केंद्र हैं तथा समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं और हवाएं क्या है 40 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए गति क्या है, बदल रही है। पहले वाले में जो आपका विक्षोभ था उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, उसमें क्या थी, गति एकदम मंद थी। दूसरा वाला क्या था, उष्णकटिबंधीय अवदाब, उसमें गति 40 से लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की थी,
ठीक है। और इसमें तीसरे वाले में क्या है, जो गति है आपकी उष्णकटिबंधीय तूफान, इसकी 40 जो गति है वो 40 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे हुई है। ठीक है। इसके बाद ये क्या होते हैं, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में, ये क्या है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इनका निर्माण हो रहा है। गर्मियों में विकसित होते हैं। ये कैरेबियन सागर तथा फिलीपींस के आसपास भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है। स्थिति देखिए, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये दोनों क्षेत्र कहाँ हैं, हिंद महासागर में है। कैरेबियन सागर और फिलीपींस, ये दोनों कहाँ हैं। कैरेबियन सागर आपका कहाँ है भाई, ये अटलांटिक महासागर में है। फिलीपींस से आपका कहाँ है, ये प्रशांत महासागर की स्थिति है। ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, इसका उत्पाद ये उत्पन्न होते हैं। इसके बाद हरिकेन और टाइफून है। हरिकेन क्या है, कई घिरी संदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन या टाइफून कहते हैं। जो आपके चक्रवात हैं, यदि इसमें क्या है, कई घिरी संदाब रेखाएं, संदाब जैसे आपको एक बताया गया, दो बताया गया, इसमें अगर कई हैं, इसकी संख्या क्या है, बहुत अधिक है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। ठीक है। हरिकेन कहाँ कहा जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और टाइफून कहाँ कहा जा रहा है, चीन में। हरिकेन प्रति घंटे 120 किलोमीटर की गति से चलते हैं और ये ऐन रेखाओं के मध्य कुछ खास भागों में ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात 30 अंश उत्तर से 30 अंश दक्षिण के मध्य कुछ स्पेशल क्षेत्रों में ही उत्पन्न होते हैं। देखने में कैसे हैं, शीतोष्ण चक्रवात तथा हरिकेन प्रायः एक से लगते हैं। जो आपका हरिकेन है और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, दोनों एक से लगते हैं, परंतु क्या है, वायु प्रणाली, आकार तथा वर्षा के संबंध में इनमें क्या होता है, अंतर पाया जाता है। आप शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ चुके हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, उसकी उपस्थिति की स्थिति क्या है, और हरिकेन जो है उसकी उपस्थिति की स्थिति क्या है। दोनों लगभग एक समान दिखते हैं। ठीक है। दोनों एक ही समय में एक ही स्थान पर लगभग निर्मित हो रहे हैं, लेकिन उनकी वायु प्रणाली क्या है, अलग है, उनका आकार अलग है, उनके जो वर्षा के प्रकार हैं वो भी क्या है, अलग हैं। इसके आधार पर दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। अब देखते हैं हरिकेन की विशेषता क्या है। हरिकेन का व्यास जो होता है वो 160 से 640 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है। भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न हरिकेन का आकार छोटा होता है तथा उससे दूर जाने पर आकार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे या दक्षिण जाएंगे, इसका आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। आकार में वृद्धि होगी। केंद्र का दाब 900 से 950 मिलीबार होता है। संभवतः चक्रवातों में ये क्या है, न्यूनतम वायुदाब है, अर्थात जो चक्रवात होते हैं, चक्रवातों का जो न्यूनतम वायुदाब होता है वो लगभग 900 से 950 मिलीबार होता है। अधिक इससे कुछ भी हो सकता है। जो सामान्य वायुदाब होता है समुद्र पर वो 1013 मिलीबार होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इससे कम तो है ही है, वो कम नहीं, काफ़ी कम है। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि वायुदाब जो होता है वो न्यूनतम होता है। दाब प्रवणता क्या होती है, अधिक होती है, लगभग 10 से 55 मिलीबार। ठीक है। यहाँ पर यदि 900 से 950 है तो यहाँ पर जाएंगे तो 55 मिलीबार इससे अधिक होगा। ठीक। लगभग 1000 मिलीबार। तो ये क्या है, इसके अंतर है, दाब प्रवणता अधिक है। हरिकेन के केंद्र में क्या है, 6 से 48 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर हवाएं शांत होती हैं, जिसे हरिकेन का चक्षु अथवा आँख कहते हैं, जो अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं। ठीक है। उसके बीच में कोई ऐसा केंद्र होगा जो लगभग 50 किलोमीटर, आप मान लीजिए मोटा मोटी 50 किलोमीटर तक ये क्या है, ये ऐसा क्षेत्र जो शांत होता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हवाएं, किसी भी प्रकार की कोई क्षैतिज गति नहीं कर रही हैं। ठीक है। इस शांत क्षेत्र को क्या कहा जा रहा है, हरिकेन का चक्षु या आँख कहा जाता है। हरिकेन के साथ सागरों में तरंगे उठती हैं जिन्हें हरिकेन लहर कहते हैं, और इनकी ऊंचाई क्या होती है, 3 से 6 मीटर तक होती है। जो आपकी लहरें उठ रही हैं वो 3 से 6 मीटर तक की ऊंचाई पर उठती हैं। देखिए हरिकेन के स्ट्रक्चर को आपको हम दिखाते हैं, हरिकेन का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक। जैसे देखिए ये आपका क्या है, आई है, जो अभी हमने आपको बताया कि क्या है, शांत वाला क्षेत्र। ये हरिकेन की आँख है।
और इस आँख के दोनों किनारों पर, ठीक है, इस आँख के दोनों किनारों पर ये वाला जो किनारा है दोनों, ये क्या है, ये आँख की दीवार है, ठीक है, आँख की दीवार है ये। और इसी दीवार वाले क्षेत्र में जो ये आँख की दीवार है, इसी में सबसे तेज गति से क्या होती है, हवाएं चलती हैं। जो सबसे अधिक प्रभावशाली क्षेत्र होता है वो आँख की दीवार वाला क्षेत्र होता है, ठीक। फिर क्या है, जो आपकी स्थिति है, गर्म हवाएं, जो इसे आपको बताया गया, गर्म हवाएं क्या है, ऊपर उठ रही हैं। ये जो आपको रेड एरो दिख रहे हैं ये क्या है, ठीक है, सॉरी, जो अभी हम ग्रीन से बना रहे हैं, ठीक है, जो पहले से रेड है और हम ग्रीन से बना रहे हैं, ये वाली एरो क्या है, आपकी गर्म हवाएं ऊपर जा रही हैं, ठीक है। और ये हवाएं जो आपकी ब्लू कलर से पहले बनी हुई हैं और हम रेड से बना रहे हैं, ये क्या है, ठंडी हवाएं नीचे की ओर आ रही हैं, ठीक। अब ये जो हवाएं नीचे की ओर आ रही हैं, यही हवाएं क्या हैं भाई, ये आपकी ठंडी हवा है और इसके बगल में गर्म हवा जा रही है, और जब दोनों हवाएं क्या करें, एक दूसरे से टकराती हैं, ठीक। इसी के कारण यहाँ पर तड़ित झंझा उत्पन्न होता है। इसको अभी हमने जब चक्रवात आपको बताया तो चक्रवात में भी आपको बताया कि तड़ित झंझा कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। तो लेकिन हरिकेन की विशेषता क्या है, हरिकेन में इसकी गति क्या है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है, ठीक है। तभी ये हरिकेन होगा, नहीं तो ये हरिकेन नहीं होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। सागर तल से हरिकेन की जो ऊंचाई होती है 12,000 मीटर तक होती है, ठीक है। हरिकेन जो है वो आपका सागर तल से 12,000 मीटर तक होती है इसकी ऊंचाई, और इसका जो जीवन काल होता है 1 सप्ताह तक हो सकता है। भाई जो आपका हरिकेन है वो कुछ दिनों से लेकर 1 सप्ताह तक हो सकता है, ठीक। अब इसके अंतर क्या है शीतोष्ण चक्रवातों से हरिकेन के, आइए तो आपको बताते हैं कि हरिकेन की जो संदाब रेखाएं अधिक सुडौल तथा वृत्ताकार होती हैं, लेकिन जो आपके क्या है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनकी जो संदाब रेखाएं हैं इतनी सुडौल और वृत्ताकार नहीं होती, वो दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। हरिकेन में वर्षा मूसलाधार तथा उसका वितरण सर्वत्र समान होता है, जबकि शीतोष्ण चक्रवात में वर्षा केवल उष्ण व शीत वातावरणों पर ही होती है। इसको हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। तीसरी स्थिति क्या है, तापमान संबंधी अंतर हरिकेन में नहीं होता है। हरिकेन में जो तापमान होगा वो शुरू से लेकर अंत तक क्या है, एक समान होगा, ठीक। लेकिन जब आप शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में देखेंगे तो उसका जो तापमान है चक्रवात के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होगा, ठीक है। इसके बाद हरिकेन में वायु दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जो आपका हरिकेन है वो जिस दिशा से जैसे चल रहा है वो उसी दिशा में चलेगा, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में परिवर्तन हो जाता है। हरिकेन के साथ प्रतिचक्रवात नहीं होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो आपका हरिकेन है ये अपने साथ इसके साथ प्रतिचक्रवात नहीं होते हैं, लेकिन आपके शीतोष्णकटिबंधियों के साथ शीतोष्णकटिबंध जैसे समाप्त होगा उसके पीछे पीछे प्रतिचक्रवात चल रहा है, ये बस इंतजार करता है कैसे कब जल्दी शीतोष्ण चक्रवात आगे बढ़े और हम पहुँचें, ठीक। तो जो आप शीतोष्ण चक्रवात जैसे समाप्त होगा वहाँ पर प्रतिचक्रवात की दिशाएं उत्पन्न होती है, लेकिन हरिकेन के साथ ऐसा नहीं है। हरिकेन की दिशा शीतोष्ण चक्रवातों के विपरीत पूर्व से पश्चिम होती है। शीतोष्ण चक्रवात जो है वो आपके पश्चिम से पूर्व चलते हैं, ठीक, लेकिन आपके जो हरिकेन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या हैं। ठीक, तो जो आपकी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए आवश्यक दशाएं हैं उसमें सबसे पहले क्या है, गर्म एवं आर्द्र वायु की लगातार आपूर्ति होनी रहनी चाहिए तथा सागरीय सतह का तापमान न्यूनतम 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सागरीय सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, आपके सागर तटों पर ही बनेंगे और कहीं पर इसका निर्माण नहीं, ऐसा नहीं कि स्थल भागों पर निर्माण हो जाएगा, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है, वहाँ पर गर्म एवं आर्द्र वायु होनी चाहिए। वायु क्या होनी चाहिए, उष्णता होनी चाहिए और आर्द्रता उसके साथ में। जब भाई जब उष्ण होगी तो आर्द्रता उसमें आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, अधिक होगा। और आर्द्रता आपको कहाँ मिलेगी, महासागरों पर ही मिलेगी, स्थल भागों पर नहीं मिलेगी। तीसरी स्थिति क्या है, इसका जो तापमान होता है
वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए निम्नतम। ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो यहाँ पर चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होगी। इसकी अगली विशेषता क्या है, अगली आवश्यकता क्या है, उच्च मान वाले कोरियालिस बल की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, जो आपके चक्रवात हैं इनका ये वहीं उत्पन्न होंगे जहाँ पर कोरियालिस बल होगा, और उसी के प्रभाव के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज गति करते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, ये साउथ हेमिस्फेयर में है। ठीक, अब कोरियालिस बल क्या है, कोरियालिस बल आपको बताया गया है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहा जाता है, कोरियालिस बल कहा जाता है। और चूंकि आपको ये भी बताया गया है कि भूमध्य रेखा के से 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण के बीच में कोरियालिस बल का निर्माण नहीं होता है। ठीक, इसलिए जो आपके चक्रवात हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, वो भूमध्य रेखा से 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण के बीच में इसके उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। और ये क्या होते हैं, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण होते हैं। ठीक, इनका निर्माण आईसीटी के सहारे अधिक होता है, जहाँ पर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वहाँ पर इसका अभिसरण जो है निर्माण अधिक होता है। ये आईसीटी जब होगा तो वहाँ पर इसकी उत्पन्न होने की जो विशेषताएं हैं, आवश्यक दशाएं हैं, वो अधिक प्रभावशाली होंगी। लेकिन ये दोनों तो इसकी मस्ट हैं, इन दोनों के बिना यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या है, चक्रवात का उत्पादन नहीं होगा, कोई भी चक्रवात उत्पन्न नहीं होगा। पहली क्या है, गर्म वायु और आर्द्र वायु। ठीक, उसके साथ साथ क्या है, सागरीय सतह, उसी के साथ क्या है, 27 डिग्री न्यूनतम तापमान, और दूसरा क्या है, कोरियालिस बल। इसके बाद आगे देखते हैं, जो आपका अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण है, ये भी क्या है, इसके लिए आवश्यक दशाएं हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के पहले कमजोर उष्णकटिबंधीय विक्षोभों की स्थिति से चक्रवात क्या हो जाते हैं, तीव्र हो जाते हैं। अगर कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न हो रहा है, उससे पहले क्या हो, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ रहा हो, वो कमजोर हो रहा हो, तो इससे इस चक्रवात की स्थिति क्या हो, चक्रवात में तीव्रता आ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या, धरातलीय चक्रवातों के ऊपर, जो आपके धरातलीय चक्रवात हैं, ठीक है, धरातलीय चक्रवातों के ऊपर की स्थिति क्या है, 900 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर प्रति चक्रवातीय परिसंचरण होना चाहिए। ठीक है, प्रति चक्रवातीय परिसंचरण होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, जैसे आपका यहाँ पर धरातल है, ठीक, यहाँ पर कोई चक्रवात है, इससे ऊपर यहाँ पर 900 से 1500 मीटर की जो ऊंचाई यहाँ पर प्रति चक्रवात दशाएं होने का मतलब ये, यहाँ पर मौसम साफ होना चाहिए, हवाएं क्या हो, अभिसरण ना हो रहा हो, अपसरण हो रहा, हवाओं का अपसरण हो रहा हो, हवाएं क्या हो, केंद्र से बाहर की ओर जा रही हो। जब ये केंद्र से बाहर की ओर आएंगे तभी ये नीचे की ओर आकर क्या होंगी, केंद्र की ओर आकर्षित होंगी। ठीक, ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, सेंसिबल तथा संघनन की गुप्त ऊष्मा का उपयुक्त स्रोत होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी संघनन की गुप्त ऊष्मा होगी तभी इसका निर्माण होगा, अन्यथा इसके निर्माण संभव नहीं होगा। वायु में क्या है, ऊपर मुखी संचलन तथा हवाओं का अभिसरण होना चाहिए। वायु क्या है, जो आपका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट में वायु ऊपर उठे और नीचे वाले में क्या हो, ये अभिसरण हो, सेंटर की ओर हवाएं आ रही हों। ठीक, और यहाँ पर क्या, ऊपरी छोर मंडल में अपसारी परिसंचरण, जो आपको ये देखिए चक्रवातों के ऊपर क्या है, ऊंचाई पर प्रतिचक्रवातीय परिसंचरण होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये आपका ऊपरी क्षोभ मंडल है। जो ऊपरी क्षोभ मंडल है वहाँ पर जब अपसारी होगा, दोनों ओर हवाएं क्या होंगी, फैलेंगी। जब हवाएं फैलेंगी तो वो क्या होंगी, वही हवाएं नीचे उतरेंगी और यहाँ पर फिर से अभिसरण होगा। और अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण मंडल में छोटे छोटे वायुमंडलीय भंवर का अस्तित्व होता है। जो आपका अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण मंडल है उसमें छोटे छोटे वायुमंडलीय भंवर का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अभी हाल ही में आने वाला चक्रवात है आपका दाना। ठीक है, तो दाना के बारे में देखते हैं। दाना का उद्भव कहाँ हुआ है, अंडमान सागर में। जो आपका अंडमान निकोबार है उसी के पास आपका अंडमान सागर है। अंडमान सागर में इसकी उत्पत्ति होती है और 24 अक्टूबर को क्या होता है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराता है। इसका जो नामकरण किया गया दाना, वो किसके द्वारा किया गया है, कतर द्वारा किया गया है।
और इस दाना का अर्थ क्या होता है? उदारता। ठीक है, इसमें हवा की जो गति है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किस श्रेणी में है? ये तीसरी श्रेणी में, जिसमें हवाओं की गति क्या है? 40 से 120 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या हुआ? तट से टकराया। ठीक, तो ये दाना की विशेषता रही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटी साइक्लोन के बारे में। ठीक है, उसी के बाद टॉर्नेडो, इन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो का लिंक आपके वीडियो के PDF का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।